गैमेट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो विषय आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं वह है विराम चिन्ह। तो आइए हम देखते हैं कि विराम चिन्ह क्या है। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है कि विराम का अर्थ रुकना या ठहराव है। बोलते या लिखते समय हम अपनी वाणी में उतार चढ़ाव लाते हैं तथा किसी स्थान विशेष पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, जिससे भाषा के भाव और अर्थ में पूर्णता और स्पष्टता आती है। लिखित भाषा में जिन स्थानों पर हम रुकते हैं उन स्थानों पर हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हिंदी में यही जो चिन्ह हैं विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा में हमने जाना कि उसके अर्थ में स्पष्टता, सटीकता, भावों में स्पष्टता आता है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों की संरचना वाक्य संख्या 1 से लेकर के वाक्य संख्या 3 की जो संरचना है समान है, किंतु तीनों वाक्यों में अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इसलिए प्रत्येक वाक्य का जो अर्थ है, जो भाव है, वह अलग हो जाता है। पहला वाक्य है कि वह प्रयागराज जाएगा। यह एक सामान्य वाक्य है। इससे हमें एक सामान्य सूचना मिलती है कि यह किसी व्यक्ति के बारे में प्रयागराज जाने के लिए कहा जा रहा है। तो वह प्रयागराज जाएगा, इससे हमें एक सामान्य कथन की सूचना मिलती है। और इसमें जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है वह है पूर्ण विराम। दूसरा वाक्य है वह प्रयागराज जाएगा। तो इस वाक्य में जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है वह है प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। तो प्रश्नवाचक विराम चिन्ह के प्रयोग कर देने से संरचना के दृष्टि से यह वाक्य भले ही समान है, लेकिन इससे प्रश्न करने का बोध या हमें ज्ञान हो जाता है। तीसरा वाक्य है कि वह प्रयागराज जाएगा, यानी यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है। इस विस्मय बोधक चिन्ह के प्रयोग कर देने से यहाँ पर अर्थ में अंतर आ गया। यह जो वाक्य है यह आश्चर्य का भाव व्यक्त कर रहा है। आपने यहाँ देखा कि इन तीनों वाक्यों की संरचना यद्यपि एक है, किंतु अलग अलग विराम चिन्हों के प्रयोग कर देने से इसके अर्थ में अंतर आ गया है। साथ ही हमें यह जान लेना जरूरी है कि यदि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यहाँ नीचे वाक्य संख्या 4 और वाक्य संख्या 5 दिए गए हैं। इन वाक्यों में विराम चिन्हों का अलग अलग स्थानों पर प्रयोग किया गया है और दोनों ही वाक्यों में दो अलग अलग अर्थ की प्रतीति हमें होती है। वाक्य संख्या 4 आप देखें है रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर जो अल्प विराम रोको के बाद लगाया गया है तो इसका अर्थ हुआ कि रोको मत जाने दो, यानी जो जा रहा है उसे रोक लो, उसे जाने मत दो। दूसरा है कि रोको मत जाने दो। रोको मत के बाद विराम चिन्ह लगा हुआ है, यानी जो जा रहा है उसे रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। इस तरह आपने देखा कि एक छोटे से अल्प विराम का प्रयोग कर देने से इन समान संरचना वाले वाक्य के अर्थ में किस तरह से अंतर हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
कि जो हिंदी में विराम चिन्ह के प्रयोग किए जाते हैं वे संख्या में लगभग 20 हैं, और ये जो विराम चिन्ह हैं, ये विराम चिन्ह आप ये समझते होंगे कि हिंदी के हैं, तो ये जान लीजिए कि इसमें सारे विराम चिन्ह हिंदी के नहीं हैं, केवल जो पूर्ण विराम है यही हिंदी का है, शेष अंग्रेजी भाषा से उधार लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो विराम चिन्ह हैं, उन विराम चिन्ह का प्रयोग वे कैसे लगाए जाते हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जो विराम चिन्हों के प्रकार हैं, पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य समाप्त होने के अंत में किया जाता है। इसके लिए हम एक खड़ी पाई खींच देते हैं। अर्धविराम दूसरा है। अर्धविराम में एक बिंदी और नीचे कामा लगा देते हैं। यह अर्धविराम यानी अर्धविराम का अर्थ हुआ कि पूर्ण विराम से थोड़ा कम देर रुकने के लिए। तीसरा है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह इस तरह होता है, और अल्प विराम का तात्पर्य होता है कि किसी स्थान पर अर्धविराम से कम समय रुकने के लिए। तो ये जो चिन्ह है, यही चिन्ह क्या है? अल्प विराम है। अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह। जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह जो है, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह एक खड़ी पाई और नीचे बिंदु होता है। ये जो चिन्ह है, ये विस्मय सूचक चिन्ह है। दूसरा है योजक चिन्ह। योजक का अर्थ है जोड़ना। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को जोड़ने या उन्हें अलग करने के लिए किया जाता है। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग यह योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने के लिए किया जाता है। आठवां चिन्ह जो है वह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जो है यह किसी कथन, किसी उद्धरण को हूबहू प्रकट करने के लिए किया जाता है। उद्धरण चिन्ह दो तरह के होते हैं, एक इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। जब किसी बात या कथन को हूबहू कह दिया जाता है तो वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और जब किसी विशेष शब्द, उपनाम या किसी पुस्तक के नाम को लिखा जाता है तो वहाँ पर इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नौवां जो विराम चिन्ह है वह है विवरण विराम चिन्ह। इसके अंतर्गत दो बिंदु और एक खड़ी पाई लगाया जाता है। विवरण चिन्ह जब किसी विषय वस्तु की हम व्याख्या करते हैं तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 10वां नंबर है त्रुटिपूरक हंस पद या विस्मरण चिन्ह। त्रुटिपूरक वाक्य को लिखते समय यदि बीच में कोई शब्द छूट जाए तो उस स्थान पर हम त्रुटिपूरक, जिसे हंस पद या फिर विस्मरण यानी भूल जाने वाला चिन्ह कहते हैं, और इस चिन्ह का जो प्रतीक होता है वह ए है। अगला है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह किसी वाक्य या फिर किसी शब्द या किसी अंक को हम उसके मूल से अलग करने के लिए प्रयोग करते हैं। जो कोष्टक चिन्ह होता है यह 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर जो दिखाया गया ये छोटा कोष्ठ है। एक होता है मझला कोष्ठ और एक होता है
बड़ा कोष्ठ। लेकिन वस्तुतः हिंदी में इसी कोष्ठ का प्रयोग किया जाता है। अगला जो विराम चिन्ह है वह है संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। जब किसी उपाधि को हमें छोटे में लिखना होता है तो हम इस लाघव या संक्षेप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उपविराम, उपविराम जो चिन्ह होता है यह जो पूर्ण विराम है उससे थोड़ी कम देर रुकने के लिए उपविराम का प्रयोग किया जाता है। 14वां जो विराम चिन्ह है वह है पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति का मतलब होता है दोहराव। एक ही बात को बार बार लिखने से बचने के लिए हम पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का मतलब हुआ कि जो लुप्त हो गया हो कोई शब्द, उसके स्थान पर हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जो लोप चिन्ह है उसमें या तो बिंदी 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 या फिर धन 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 लिखा जाता है। अगला विराम चिन्ह है तुल्यता सूचक। तुल्यता का मतलब होता है कि बराबर, तुलना करना। तो बराबर का जो ये चिन्ह होता है यही तुल्यता सूचक चिन्ह है। अगला है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह जो होता है वह किसी अध्याय, किसी पुस्तक के समाप्ति की सूचना देता है। तो जैसे ये जो चिन्ह है यह अध्याय के समाप्ति की सूचना देता है और यह चिन्ह जो है यह पूरी पुस्तक के समाप्ति की सूचना देता है। इस तरह से जो विराम चिन्ह हैं जितने प्रकार के होते हैं उनको एक सरसरी निगाह से देख लेने के बाद हम एक एक विराम चिन्ह को विस्तार से और उसके प्रयोग को समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो विराम चिन्ह है जो मुख्यतः हिंदी का है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जो पूर्ण विराम चिन्ह है यह मुख्यतया सरल वाक्यों, संयुक्त वाक्यों और मिश्र वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है। और जब वाक्य समाप्त हो जाते हैं तो इन वाक्यों के अंत में जिस विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। यहाँ पर एक सामान्य वाक्य है कि मोहन हंसता है। यह एक सामान्य वाक्य है। इसमें एक कर्ता है और एक क्रिया है और यह अपने भाव को पूर्ण व्यक्त कर रहा है। तो यह एक सामान्य वाक्य हुआ और सामान्य वाक्य के अंत में यह चिन्ह जो लगा हुआ है यह पूर्ण विराम चिन्ह है। तो इस तरह सरल वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। संयुक्त वाक्य के अंत में भी पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। यहाँ पर रमा आई और सीता चली गई, इसमें दो स्वतंत्र सरल वाक्य हैं और दोनों और से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए यह क्या हुआ, संयुक्त वाक्य हुआ। और संयुक्त वाक्य ये जो पूरा बना ये अपने पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है और इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य है अध्यापक ने बताया कि कल विद्यालय बंद रहेगा। यहाँ पर जो है यह मिश्र वाक्य है और मिश्र वाक्य के अंत में भी क्या है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और उसके ऊपर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। और पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, परंपरागत छंदों में पहले पद के अंत में एक विराम चिन्ह तथा दूसरे पद के अंत में दो विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से आप देखिए कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। एक
पाद हुआ और इस एक पाद में एक पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला जो दूसरा पाद है, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, तो यहां पर आप देखिए कि दो विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस तरह से पूर्ण विराम को समझने के बाद हम आते हैं अर्ध विराम पर। अर्ध विराम का तात्पर्य है कि किसी भी वाक्य में जब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है तो हम वहां पर पूर्ण विराम से थोड़ी देर कम अवधि तक रुकते हैं। इस थोड़ी देर या कम अवधि तक रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया वह क्या हुआ? अर्ध विराम हुआ। अर्ध विराम का प्रयोग विभिन्न स्थितियों में किया जाता है। जैसे पहली स्थिति है कि वाक्य में उदाहरण सूचक शब्दों के पूर्व अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पर एक वाक्य है कि महिलाओं के नाम के पीछे प्रायः देवी शब्द लगता है, तो लगता है यहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे, तो उदाहरण सूचक शब्द जो जैसे है इसके पूर्व अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आपने देखा कि महिलाओं के नाम के पीछे प्रायः देवी शब्द लगता है, जैसे सीता देवी, मीरा देवी, राधा देवी आदि। आगे दो तीन वर्गों के बीच में अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यहां पर देखिए, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यहां पर दो तीन वर्ग हैं और फिर इन दो तीन वर्गों के बाद यहां पर विराम चिन्ह लगा हुआ है और फिर लिखा हुआ सर्वनाम। तो यहां पर दो या तीन वर्गों के बीच में जो है अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बीच में ऐसे संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य जो परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हों, वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे काम करना तो जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है। तो यहां पर काम करते रहना जीवन है और फिर लगा अर्ध विराम चिन्ह और फिर आगे लिखा गया आलस्य तो रोग है। तो यहां पर संयुक्त और मिश्र वाक्यों के अंतर्गत जो दो उपवाक्य प्रयोग किए गए हैं, उन दो उपवाक्यों के मध्य में अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है? दो या दो से अधिक उपाधियों को अलग करने के लिए या एक साथ लिखने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बीए, बीए के बाद अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग है। एमए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग है। एलएलबी अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग है। यहां पर तीनों उपाधियां हैं और तीनों उपाधियों को अलग दर्शाने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अर्ध विराम के बाद जो तीसरा विराम चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग अर्ध विराम से कम समय तक रुकने के लिए किया जाता है। अल्प विराम के प्रयोग की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों को हम एक एक देखने या समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो स्थिति है वह है दो समान पदों या पदबंधों के बीच अलगाव दिखाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दो शब्द आए हुए हैं, पद और पदबंध। हमने पहले
कि कक्षाओं में इस बात को जान लिया कि पद वे शब्द हैं जो वाक्य में प्रयोग किए गए हों, या फिर हम कह सकते हैं कि जब शब्द वाक्य में प्रयोग कर दिए जाते हैं तो वे पद कहे जाने लगते हैं। तो पदबंध क्या है? एक या एक से अधिक शब्दों का योग जब वाक्यों में प्रयोग कर दिया जाए तो वे क्या कहलाएंगे? पदबंध कहलाएंगे। यहां पर आप देखिए कि वहां स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सभी आए। वहां पर स्त्री के बाद अल्प विराम चिन्ह लगा हुआ है, पुरुष के बाद अल्प विराम चिन्ह है, बूढ़े के बाद अल्प विराम चिन्ह लगा हुआ है। तो वहां स्त्री के बाद, इस स्त्री शब्द के बाद थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, पुरुष के बाद थोड़ी देर के रुकते हैं और बूढ़े के बाद थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तो इन रुकने वाले स्थानों पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ये तो हुए शब्दों को अलग करने के लिए। अब आते हैं पदबंधों को अलग करने के लिए। जैसे शराब पीना एक पदबंध है और इसमें दो शब्द हैं, इसके बाद विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चोरी करना, विराम चिन्ह का प्रयोग। झूठ बोलना और ना जाने कितनी बुराइयां उसमें थी। तो जब हम इस वाक्य में देखते हैं कि शराब पीना, चोरी करना और झूठ बोलना, ना जाने उसमें कितनी बुराइयां थी, तो शराब पीना के बाद विराम चिन्ह लगेगा और चोरी करना के बाद विराम चिन्ह लगेगा। दूसरी स्थिति जो बनती है कि हां और नहीं के बाद अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में जब हां और नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हां नहीं के बाद विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। उदाहरण है कि हां चला जाऊंगा, तो हां के बाद थोड़ी देर रुक जाने से हमें इस पूरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है और हां के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नहीं, मैं नहीं जा सकता, तो यहाँ पर नहीं के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है और इस विराम चिन्ह यानी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करने से वाक्य का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। अगली स्थिति जो विराम चिन्ह या अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करने की होती है वह होती है किसी वाक्यांश को अलग करने के लिए। वाक्यांश क्या है? वाक्य का अंश ही वाक्यांश कहलाता है। यहां पर आप देखिए वह किताब क्या है? एक वाक्यांश है और इसके बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जो मैंने खरीदी एक दूसरा वाक्यांश है, इसके बाद विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वह फट गई, यहां पर वह किताब जो मैंने खरीदी वह फट गई, तो यहां वह किताब के बाद विराम चिन्ह है और मैंने खरीदी के बाद विराम चिन्ह है। तो इस तरह वाक्यांशों को अलग करने के लिए भी विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला स्थिति बनती है उपाधियों, दिन, महीनों के नाम को अलग करने के लिए भी विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बीए के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 22 नवंबर 2022, 22 नवंबर के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगली जो स्थिति विराम चिन्ह के या विराम चिन्ह के प्रयोग की बनती है वह है छंदों के एक चरण की समाप्ति के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छंद है कि रहीमन रहिला की भली जो थोड़े दिन होए, तो यहां पर रहीमन रहिला की भली के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगली जो स्थिति बनती है अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग करने की वह होता है कि यदि वाक्य में किंतु परंतु लेकिन आदि अव्यय प्रयोग किए गए हों तो इन किंतु परंतु लेकिन अव्ययों के पूर्व अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे
मैं आपके साथ चलता किंतु अत्यधिक काम होने के कारण नहीं जा सकता। इस वाक्य में यहां पर किंतु शब्द का प्रयोग किया गया है और किंतु शब्द के प्रयोग के पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगाया गया है। इस तरह से वाक्य में यदि किंतु परंतु लेकिन आते हैं तो उन किंतु परंतु लेकिन के पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगता है। अगला है कि ऐसे वाक्य खंडों के बीच भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जहां पर तब और वह आदि जैसे शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे जाना है तो जल्दी आओ या जाओ, तो यहां पर जाना है के बीच तो शब्द का लोप हो गया है, इसके स्थान पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जो आदमी भागा वह चोर था, तो इसके बीच में वह शब्द का लोप है और उसके स्थान पर विराम चिन्ह अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर दिया गया है। तो इस तरह से तो वह तब आदि शब्द बीच में आते हों किंतु उनका लोप हो, उस जगह पर भी विराम चिन्ह का या अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या स्थिति बनती है? किसी कथन या उक्ति के पूर्व अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी ने कहा, नेताजी ने कहा, इसके बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह एक उक्ति है या कथन है और इसलिए इसके पूर्व अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगली स्थिति अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग की बनती है कि जहां पर शब्दों की पुनरुक्ति हो, पुनरुक्ति माने दोहराव हो, तो वहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुनो सुनो मदारी आ गया है, तो यहां पर सुनो सुनो दो शब्द हैं और सुनो शब्द की पुनरुक्ति हुई है, इसलिए पहले सुनो के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है और दूसरे सुनो के बाद भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगली स्थिति जो बनती है वह है कि जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है तो संबोधन के बाद भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे महाराज आप कथा कहिए, तो यहाँ पर हे महाराज संबोधन किया गया है और इसके बाद विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अल्प विराम को समझ लेने के बाद हम आते हैं प्रश्नवाचक विराम चिन्ह पर। प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग सामान्यतया प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो प्रश्नवाचक विराम चिन्ह के प्रयोग की कौन कौन सी स्थितियां हैं? पहली स्थिति जो बनती है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग उन वाक्यों में किया जाता है जहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, यहां प्रश्नवाचक यह वाक्य है और इस प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है कि संदेह अनिश्चय का भाव पैदा करने के लिए भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे उदाहरण है, क्या कहा, वह ईमानदार है। यहां पर इस वाक्य में आप देखिए कि जो ईमानदार शब्द है इसमें संदेह स्थल ईमानदारी का है। अगर ईमानदार के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगा है? इसलिए लगा है कि ईमानदार होने पर संदेह है।
तो ऐसा संदेह या अनिश्चय यदि वाक्य में हो तो जिस शब्द पर अनिश्चय हो रहा है उस अनिश्चित शब्द या अनिश्चय या संदेह वाले शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ प्रश्नवाचक चिन्हों का वाक्य में व्यंग्यात्मक भाव, व्यंग्य भाव पैदा करने के लिए किया जाता है। जैसे तुम्हारे जैसा सत्यवादी पैदा ही नहीं हुआ। तो यहां पर जो ये व्यंग्यात्मक वाक्य है, इस व्यंग्यात्मक वाक्य के अंत में भी प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जो वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं, यह जरूरी नहीं होता है कि सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में आप प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग करें। कुछ स्थितियां, कुछ वाक्य ऐसे बनते हैं जो प्रश्नवाचक तो दिखाई देते हैं किंतु उनके अंत में प्रश्नवाचक विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे क्या करते हो, बैठ जाओ। तो यह प्रश्नवाचक वाक्य तो दिखाई देता है किंतु इसके अंत में प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग ना करके पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। प्रश्नवाचक विराम चिन्ह को समझ लेने के बाद अगला है विस्मय सूचक विराम चिन्ह। विस्मय सूचक विराम चिन्ह उन शब्दों या वाक्यों के बाद किया जाता है जो संदेह, हर्ष, घृणा, क्रोध आदि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए हों। तो यहाँ पर विस्मय वाचक चिन्ह के प्रयोग की जो प्रमुख स्थितियां बनती हैं उसमें पहला है कि विस्मय बोधक पदों या वाक्यों के अंत में, यहाँ पर पहला वाक्य है आहा मिठाई लाया है। तो यहाँ पर आहा ये शब्द है या पद है, इसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मिठाई लाया है, इसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तुम तो अजीब आदमी हो, ये एक वाक्य है और इसमें विस्मय का भाव व्यक्त हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में भी किया जाता है जब उसमें किसी मनोभाव को प्रकट करना हो तब। जैसे बोलते क्यों नहीं, क्या गूंगे हो। तो इस प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में यह विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है क्योंकि इससे एक मनोभाव को व्यक्त किया जा रहा है। और विस्मय बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग संबोधन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे भाइयों और बहनों शांत रहो। तो यहाँ पर भाइयों और बहनों के बाद विस्मय सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब अगला जो विराम चिन्ह है उसे योजक या विभाजक विराम चिन्ह कहते हैं। इस विराम चिन्ह से वाक्यों या फिर शब्दों को परस्पर जोड़ने या उन्हें अलग करने के लिए किया जाता है। इस योजक चिन्ह का प्रयोग जो किया जाता है वह द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास के बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह जो हैं उदाहरण के माध्यम से आप देखिए। जैसे माता पिता, माता पिता द्वंद्व समास है और यह समान पद है। इस माता पिता के बीच में जो योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा जो है वह है प्रयोग स्थल। यह तत्पुरुष समास है। आप जानते हैं कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है और इन दोनों के बीच में क्या योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और योजक चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है
कि जैसे सा सी से, तुलना सूचक जो शब्द हैं सा सी से, इसके पूर्व किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। देखिए, भरत सा भाई, यहां पर सा जो है यह तुलना सूचक शब्द है और इसके बीच में यह योजक शब्द लगा हुआ है या योजक चिन्ह लगा हुआ है। सीता सी पत्नी, तो यहां पर आप देखिए सीता सी के पूर्व यह योजक चिन्ह लगा हुआ है। और योजक चिन्ह के प्रयोग की कौन सी स्थिति बनती है कि द्वित्व शब्दों या युग्म शब्द रूपों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्वित्व का मतलब दो शब्द एक ही तरीके के प्रयोग हों तो उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कभी कभी के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे धीरे धीरे के बीच में प्रयोग किया गया है योजक चिन्ह का। लड़ाई झगड़ा दो शब्द युग्म है और इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह के बाद अब आप देखिए निर्देश चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो होता है या योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। और जैसे योजक चिन्ह हुआ ए और निर्देशक चिन्ह हुआ ए, तो इस चिन्ह का प्रयोग निर्देश या संकेत करने के लिए होता है। इसके प्रयोग की जो स्थितियां बनती हैं, पहली स्थिति बनती है किसी वाक्य को उद्धृत करने से पूर्व। आप कोई वाक्य उद्धृत कर रहे हैं, उसके पूर्व जो है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अध्यापक है, अध्यापक के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पर अध्यापक कहता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसके अध्यापक के बाद जो है वह निर्देशक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा जो स्थिति बनती है, यह कहना, लिखना, बताना, बोलना आदि क्रियाओं के बाद भी निर्देशक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने कहा, तो कहना के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है कि कल मैं नहीं आऊंगा। उनके नाम निम्नलिखित हैं, जैसे सीता, कमला, मीरा आदि, उसके नाम निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित हैं के बाद क्या है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और निर्देशक प्रयोग कहाँ होता है? किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे परिश्रम से सब कुछ मिल सकता है, जैसे विराम चिन्ह, कौन सा विराम चिन्ह? निर्देशक विराम चिन्ह, सुख, संपत्ति, यश और प्रतिष्ठा। आठवां है उद्धरण या अवतरण चिन्ह। उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी कथन, किसी उक्ति, किसी उद्धरण, व्यक्ति के उपनाम, किसी पुस्तक के नाम में किया जाता है। यह जो उद्धरण या अवतरण चिन्ह होता है, यह इकहरा भी होता है और दोहरा भी होता है। इस अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। पहला जो है, कौन सी स्थिति बनती है? किसी व्यक्ति के कथन या उद्धरण के लिए दोहरे चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये तिलक का कथन है, तिलक की उक्ति है, इसलिए इसे हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रखते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है
और हम इसे लेकर रहेंगे। यह एक तिलक का कथन है, उनकी उक्ति है, इसलिए इस कथन को डबल इन्वर्टेड कामा या दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखा जाता है। यहां पर दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। किसी व्यक्ति का उपनाम, किसी पुस्तक का नाम के अंतर्गत भी हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, किंतु यहां पर दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग ना करके इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निराला छायावाद के कवि थे। यहां निराला उपनाम है और इस उपनाम में इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। रामायण महाकाव्य है। रामायण एक पुस्तक की नाम है, इसलिए रामायण शब्द को इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखा गया है या इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इकहरे या दोहरे उद्धरण चिन्ह को समझ लेने के बाद अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जो है वह यह है, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी बात का निर्देश देने के लिए या किसी विषय के संदर्भ में जानकारी, सूचना या वर्णन देने के लिए या करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो विवरण चिन्ह के प्रयोग की जो स्थिति है वह है, आप देखिए कि वाक्य है उत्तर प्रदेश के कई नगर हैं जैसे। तो उत्तर प्रदेश के कई नगर हैं जैसे, इसके बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग होगा प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर आदि। तो इस तरह से यहां पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला विवरण चिन्ह का प्रयोग कहां है कि निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। अब उदाहरणों के बारे में विवरण दिया जाएगा, तो इसलिए यहां पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है त्रुटिपूरक या हंस पद। तो त्रुटिपूरक या हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है? लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाए तो उस छूटे हुए शब्द के स्थान पर हंस पद का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आज से प्रयागराज जाऊंगा, तो यहां पर आज और से में कोई शब्द छूट गया है, तो जो शब्द छूटा है उसके स्थान पर ये त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करके उसके ऊपर उस शब्द को हम लिख देते हैं। जैसे मैं आज से प्रयागराज जाऊंगा, तो ऊपर हमने लिख दिया कार से प्रयागराज जाऊंगा और यहां पर त्रुटिपूरक चिन्ह लिख दिया। इस त्रुटिपूरक चिन्ह को हंस पद भी कहते हैं। अगला कोष्टक। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हम कहां करते हैं? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग मुख्य रूप से किसी शब्द, किसी वाक्य को अलग रखने के लिए, यानी किसी विषय वस्तु से किसी शब्द, किसी वाक्य, किसी अंक को अलग करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेदों जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक का विवेचन किया जा रहा है, तो 3 भेदों व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक को कोष्टक में रख दिया गया। जैसे क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ भी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 के बाद कोष्टक, 2 कोष्टक, 2 कोष्टक, 4 कोष्टक। तो इस तरह अंकों को भी कोष्टक में रखा जाता है, वर्णों को भी कोष्टक में रखा जाता है, क ख ग घ को कोष्टक में रखा गया है। इस तरह से इस कोष्टक यानी छोटे कोष्टक के अलावा भी जो है कुछ कोष्टक होते हैं, जैसे वर्गाकार कोष्टक और सर्पाकार कोष्टक। वर्गाकार कोष्टक का जो प्रयोग होता है त्रुटि या भूल सुधार के लिए किया जाता है। जो वर्गाकार कोष्टक होता है वो इस तरह होता है, जैसे आप देखिए
कि एक शब्द है अनूदित, अनूदित शब्द गलत हो गया। इस भूल को सुधारने के लिए यहाँ पर अनूदित ग्रंथ लिख करके और इसको वर्गाकार कोष्ठक से बंद कर दिया गया और आगे लिख दिया भूल सुधार। फिर रामायण महाकाव्य, रामायण महाकाव्य छूट गया कि लेखक कौन है, तो लेखक वाल्मीकि को हम इस तरह से वर्गाकार कोष्ठक में रख देते हैं। तो यह अन्य कोष्ठकों से भिन्न है और यहां पर भी भूल सुधार हुआ। सर्पाकार जो कोष्ठक होता है, इस कोष्ठक का प्रयोग ऐसे शब्दों को मिलाने के लिए होता है जो अलग पंक्ति में लिखे जाते हैं। एक होता है संक्षेप सूचक चिन्ह। संक्षेप सूचक चिन्ह को हम किसी शब्द, पद या बड़े नाम को छोटे रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर को अगर संक्षेप में लिखना हो तो इस डॉक्टर शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए हम इस तरह से लिख देंगे। बैचलर ऑफ आर्ट को हमको संक्षेप में लिखना हो तो हम बीए लिख देंगे, संक्षेप सूचक चिन्ह लगा देंगे। एमए को लिखना हो तो हम एम लिख करके संक्षेप सूचक चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि संक्षेप सूचक चिन्ह जो लगाए जाते हैं किसी बड़े नाम, किसी पद को संक्षेप में लिखने के लिए लगाए जाते हैं। इस तरह संक्षेप सूचक चिन्ह के बाद जो अगला आता है उपविराम। जो उपविराम होता है आपने देखा पूर्ण विराम, अर्ध विराम, किंतु एक और विराम चिन्ह है जिसे उपविराम कहा जाता है। उपविराम चिन्ह जो होता है वह अर्ध विराम से अधिक समय तक रुकने के लिए और पूर्ण विराम से कम समय तक रुकने के लिए, यानी जो उपविराम की स्थिति बनती है यह पूर्ण विराम और अर्ध विराम के बीच की स्थिति होती है। इस उपविराम का प्रयोग अर्ध विराम से ज्यादा देर तक रुकने के लिए होता है। जैसे किसी कथन को अलग दिखाना हो वहां पर उपविराम का प्रयोग होता है। जैसे प्रदूषण एक अभिशाप, तो यहां पर प्रदूषण के बाद उपविराम का प्रयोग किया गया है। रामायण एक महाकाव्य या एक अध्याय, तो यहां पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान के बाद उपविराम का प्रयोग किया गया है। उपविराम का प्रयोग नाटकों में संवाद लेखन में भी किया जाता है या नाटकों के संवादों में भी किया जाता है। जैसे एक संवाद है, कालिदास कहता है मल्लिका यहाँ का दृश्य कितना सुंदर है, कालिदास के बाद उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर मल्लिका कहती है कि हाँ स्वामी, तो यहाँ पर मल्लिका के बाद उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि उपविराम चिन्ह का प्रयोग जो होता है वो अर्ध विराम से अधिक समय और पूर्ण विराम से कम समय तक रुकने के लिए किया जाता है। अगला है पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति का मतलब होता है कि एक ही वस्तु या शब्द के दोहराव से बचने के लिए पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति चिन्ह जो होता है कामा की तरह होता है, लेकिन इसमें दो कामा चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप देखिए, एक तरफ है वस्तु का नाम और दूसरी तरफ है वजन। चीनी, चीनी के बाद लिखा गया कि 5 किलो, फिर लिखा गया आटा, तो फिर 5 किलो लिखने से बचने के लिए पुनरुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया गया है। इसी तरह गुड़ के नीचे भी इस तरह
इस तरह विराम चिन्ह या फिर पुनरुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया गया है। अगला जो विराम चिन्ह है वह है लोप चिन्ह। जब हम वाक्य में किसी बात को छोड़ना चाहते हैं तो छूटी हुई बात के स्थान पर लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लेखक ने के कई पुस्तकों को लिखा है, तो यहाँ बीच में हम कोई बात छोड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम लोप चिन्ह का प्रयोग इस तरह से किए हुए हैं। 16वां है तुल्यता सूचक विराम चिन्ह। शब्द के अर्थों को दिखाने के लिए या तुलना करने के लिए तुल्यता सूचक विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पाषाण, पाषाण के बाद तुल्यता सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग करके फिर बताया गया पत्थर। धरा का अर्थ धरती या पृथ्वी होता है। धरा के बाद बराबर या तुल्यता सूचक शब्द का प्रयोग करके जो है बताया गया है कि इसका अर्थ पृथ्वी होता है। 17वां है समाप्ति सूचक। किसी अध्याय या किसी पुस्तक की समाप्ति पर हम समाप्त सूचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखिए एक समाप्ति सूचक चिन्ह यह है। इस चिन्ह का प्रयोग हम अध्यायों की समाप्ति पर करते हैं। कोई अध्याय कोई पाठ समाप्त हो रहा है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा, पुस्तक की अगर समाप्ति हो रही है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो समाप्त सूचक के दोनों चिन्ह हुए। एक चिन्ह का प्रयोग अध्याय की समाप्ति पर होता है और दूसरे चिन्ह का प्रयोग पुस्तक की समाप्ति पर होता है। 18वां जो चिन्ह है वह है पाद चिन्ह। पाद होता है पैर। पैर के पास जो चिन्ह लगाया जाता है, अरबी फारसी के शब्दों में जो चिन्ह लगाए जाते हैं वही पाद चिन्ह कहलाते हैं। जैसे गजल, गजल शब्द जो है ग के पूर्व जो नुक्ता लगाया गया है, जो बिंदु लगाया गया है, यही क्या है? पाद बिंदु है। जबान के यहाँ पर लगाया गया है, ख्वाब में लगता है। इस तरह अन्य शब्दों में भी पाद बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अगला है पाद चिन्ह। तो पाद चिन्ह का प्रयोग कब किया जाएगा? जब हम किसी शब्द पर किसी का अधिक ध्यान दिलाना चाहते हो तो वहां पर उस शब्द के नीचे एक लाइन, एक रेखा खींच दी जाती है, जिसे पाद चिन्ह कहते हैं। जैसे पुस्तकों में रामायण महत्वपूर्ण है, तो रामायण पर हम अधिक किसी का ध्यान दिलाना चाह रहे हैं तो इसके नीचे हमने पाद चिन्ह का प्रयोग कर दिया है। अब आइए टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्हों का प्रयोग टिप्पणी करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पृष्ठ के अंत में टिप्पणी या टीका करने के लिए, पृष्ठ का जो हाशिया होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इसको तारांकित यानी तारा बना दिया जाता है। कभी कभी धन या दो धन का निशान लगा दिया जाता है। कभी 1, 2, 3, 4 लिख दिया जाता है। शोध ग्रंथों को लिखते समय हम नीचे तरफ जो है पृष्ठ के अंत में 1, 2, 3, 4 आदि अंकों का प्रयोग करते हैं। इस तरह आपने देखा कि जो टीका सूचक चिन्ह हैं वो 3 तरह के हैं। पहला स्टार हो गया, दूसरा प्लस हो गया, तीसरा 1, 2, 3 हो गया। इसके अलावा भी 3 और चिन्ह हैं जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है विकल्प सूचक। जैसे अब एक शब्द आप देखिए, हंस पद। हंस पद त्रुटि पूरक चिन्ह। यहां पर आप देखिए कि हंस पद और
त्रुटिपूर्वक दोनों शब्दों में से आप किसी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों के अर्थ समान है, तो यह विकल्प चिन्ह हुआ। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी वर्ण या अक्षर को काफी समय तक बोलने के लिए किया जाता है। जैसे हम ओम लिखते हैं, ओम जब हम लिखते हैं तो ओम के बीच में इस तरह यस जो लगाते हैं, यही जो है दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। दीर्घ उच्चारण काफी देर तक जिसका किया जाए। या अपूर्ण सूचक चिन्ह, जब कोई वाक्य कोई शब्द पूर्ण ना हुआ हो तो वहां पर अपूर्ण सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमने कोई वाक्य लिखा, पूरा वाक्य ना लिख करके आगे ऐसे 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 गुणे का निशान लगा दिया, तो ये अपूर्ण सूचक चिन्ह हुआ। तो इस तरह से 3 चिन्ह और हैं, विकल्प सूचक, दीर्घ सूचक और अपूर्ण सूचक। तो इस तरह से आपने भली भांति जान लिया होगा, समझ लिया होगा कि विराम चिन्ह क्या होते हैं और विराम चिन्हों का प्रयोग लिखते और बोलते समय कैसे किया जाता है। बोलते समय विराम चिन्हों का प्रयोग हम अपने वाणी में उतार चढ़ाव लाकर करते हैं, और लिखते समय जहाँ पर हमें ठहराव की आवश्यकता होती है, जहाँ हमें रुकना होता है, वहाँ पर हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।